Hello students, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the Welcome to the fifth lecture of Laws of Motion. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग बेसिकली डील करेंगे विद कंस्ट्रेन्ड मोशन और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स जो मल्टीपल पुलीज को इन्वॉल्व करते हैं. ऑल राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग अलग अलग सवालों का इस्तेमाल करेंगे. हर सवाल आपको कोई ना कोई एक नया तरीका दिखाएगा सवाल को सॉल्व करने का और कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताएगा. तो चलिए सवाल पहला देखते हैं. अ ब्लॉक ए ऑफ मास m is tied to a fixed point C on a horizontal table through a string passing around a massless smooth pulley B. A force capital F is applied by the experimenter to the pulley. Show that if the pulley is displaced by a distance x, the block will be displaced by 2x. Find the acceleration of the block and the pulley. तो देखिए बच्चों यहाँ पर फोर्स किस पर लग रहा है. फोर्स जो है वो लग रहा है इस पुली पर, है ना, जो कि मूवेबल है. तो अब इस मूवेबल पुली पर आप देखिए कि अगर F फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, तो पुली तो हम लोग आइडियल लेते हैं, पुली तो मासलेस लेते हैं ना, जैसा कि यहाँ दिया भी हुआ है मासलेस स्मूथ पुली, है ना. तो अब आप अगर इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इस पर आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है. इस पर देखिए आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, F, है ना. तो इसका मतलब इस पर पीछे की तरफ भी कितना फोर्स लगना चाहिए, पीछे की तरफ भी फोर्स लगना चाहिए मिला करके F. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए अगर इस पर मिला करके F फोर्स पीछे नहीं लगेगा तो इस पुली का मास कितना है, मास तो 0 है. तो इस पर अगर नेट फोर्स कुछ भी आ जाएगा तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. लेकिन अगर आप ये देखिए कि इसका मास 0 है और नेट फोर्स भी अगर 0 रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर अगर मैं F अपॉन m करूं तो वो एक फाइनाइट वैल्यू को अटेन कर सकता है. क्लियर है. बाकी इस बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में. उस चैप्टर का नाम होता है लिमिट्स. अब अगली चीज आप देखिए कि यहाँ पर ये जो C से B और B से A आने वाली जो रस्सी है ये तो एक ही रस्सी है. तो इसका मतलब इस रस्सी में हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो अगर मैं यहाँ पर टेंशन T दिखा रहा हूं तो यहाँ भी टेंशन T दिखाऊंगा. रस्सी जो है वो दीवार को भी खींचेगी, ब्लॉक को भी खींचेगी, पुली को भी खींचेगी. रस्सी जो है एक ही काम कर सकती है, दैट इज टू पुल, है ना. तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि इस पुली को ये जो रस्सी है वो खींच रही है. तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 2t की वैल्यू होनी पड़ेगी F के बराबर, जिसकी वजह से t की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन 2 आ गई. क्लियर है ये बात. अब आप इस ब्लॉक को देखिए ना. चलिए मैं आपके लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. तो जब आप ब्लॉक को देख रहे हैं इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है m. तो अब इस पर हमने अभी भी देखा कि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा सिर्फ और सिर्फ t, है ना. तो यहां पर मैं t दिखा देता हूं. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है जो कि t है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स तो t है और t की वैल्यू कितनी है, वो है F/2. तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, F/2m. तो एक चीज तो मेरे पास आ गई, वो है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. लेकिन अब मुझे एक और चीज निकालनी है और वो क्या है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पुली, है ना. तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर फोर्स 0 है और एक्सेलरेशन भी कुछ आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि मास भी पुली का 0 ही होने वाला है. ठीक है. तो देखिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने वो बात कर ली थी जो अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पिछले लेक्चर्स तक में देख लिया था, है ना, कि फोर्स अगर है पता तो उसके हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. लेकिन बच्चों इस चैप्टर में क्या लिखा है, कंस्ट्रेन्ड मोशन, है ना. तो अब इस सवाल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब क्या होता है. जैसे कि आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक मान लीजिए एक रस्सी से अटैच्ड है और साथ ही दूसरा सिरा रस्सी का एक और ब्लॉक से अटैच्ड है. अगर आप इस ब्लॉक को इस तरीके से खींचेंगे तो क्या होगा, आपके लिए ये चीज कोई अनोखी बात नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वॉट एवर इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेम इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ 1. चाहे मैं कितने भी फोर्स से खींचूं, F से खींचूं, 2F से खींचूं, 3F से खींचूं, अगर 2 का एक्सेलरेशन a आ रहा है
तो 1 का भी एक्सेलरेशन a आएगा, क्योंकि ये बाध्य है। इसे ही कहते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन, है ना। जो भी एक्सेलरेशन 2 का है, 1 का भी एक्सेलरेशन वही होना है। 1 जो है वो बाध्य है उसी एक्सेलरेशन को अटेन करने के लिए। तो यहां पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से बच्चों आपको एटवुड मशीन याद होगा, है ना। एटवुड मशीन में क्या होता था, मान लीजिए कि 2 के ये जो 2 नंबर का ब्लॉक है ये हेवियर है, तो ये नीचे जाएगा, तो 1 जो नंबर का ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा। इस बार क्या फर्क है, इस बार दोनों का एक्सेलरेशन वेक्टर सेम नहीं है, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रेन्ड मोशन का यूज किया था, पर वो इतना इजी था विजुलाइज करना कि हमें लगा ही नहीं कि हम लोग कोई महान काम कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग बड़े लॉजिकली कह रहे थे कि ये तो ऑब्वियस है कि अगर 2 नंबर का ब्लॉक नीचे a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो 1 नंबर का ब्लॉक भी ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज में बात कहूं तो यही कहलाता है बच्चों कंस्ट्रेन्ड मोशन, है ना। अब चाहे 2 के ये जो 2 नंबर का ब्लॉक है इसका कुछ भी मास रहे, उस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। 2 kg का जो ये जो 2 नंबर का जो ब्लॉक है इसका मास कुछ भी रहे, whatever is going to be the acceleration of block number 2, ब्लॉक नंबर 1 का वही एक्सेलरेशन होना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से बच्चों यहां पर भी एक रिलेशन आने वाला है बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब एक्सेलरेशन पर हम लोग कब आए थे, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा था, फिर हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पढ़ा था, फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर ये जो बी नाम की पुली है, अगर थोड़ा आगे जाएगी तो उसके हिसाब से ये जो ब्लॉक है वो कितना आगे जाता है ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैंने बी का नया पोजीशन बना दिया, है ना। लेट अस से कि बी की नई पोजीशन जो है वो ये बी डैश है, और मैंने इसे कितना आगे बढ़ाया, बी को, बी से बी डैश की दूरी लेट अस से कि एक्स है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी एक्स है। अब बच्चों बहुत ध्यान से एनालाइज करेगा, है ना। अगेन मैं बता दूं कि इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लीजिएगा, वरना ये बाद में परेशान करता है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पहले रस्सी कैसी थी, सी से बी गई, बी से पुली के आधा घूम करके फिर ए पर वापस चली गई। अब क्या हो रहा है, अब रस्सी जो है सी से गई बी डैश तक, बी डैश से आधा पुली घूमी, फिर वहां से पीछे जा रही है। अब ब्लॉक की लेटर से कि कोई नई लोकेशन हो जाएगी, है ना। मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है यहां पर आ गया, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये उसकी अब नई लोकेशन है। तो यहां पर मैं अब इस ब्लॉक ए को दिखा देता हूं, लेटर से कि ये ए डैश इसकी नई पोजीशन है। लेटर से कि ये जो ए है ना, मतलब कि ये जो ब्लॉक है वो ए से जब ए डैश गया तो ये डिस्टेंस लेटर से कि वाई ट्रैवल करा, है ना। मैं इस डिस्टेंस को वाई कह रहा हूं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रस्सी वो तो क्या रहेगी, वो तो रहेगी कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, सी बी प्लस ये आधी जो लेंथ है ना, यहां आधी पुली की जो लेंथ है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेटर से कि इसको मैं एल नॉट कह देता हूं, ठीक है। तो सी बी प्लस एल नॉट प्लस और क्या लिख दें, प्लस बी ए लिख देते हैं, है ना। ये थी इनिशियली अगर मैं देखूं तो इस रस्सी की पूरी लेंथ, ये लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बाद में मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा सी बी प्लस बी बी डैश, फिर ये आधा लेंथ और आ गया मतलब प्लस एल नॉट, फिर क्या लिखूं, बी डैश से फिर बी तक एक और रस्सी, तो यहां से लिख देता हूं प्लस बी बी डैश, और उसमें और क्या ऐड कर दूं, उसमें ये वाली दूरी मुझे और ऐड करनी है। अब इस वाली दूरी को मैं कैसे लिखूंगा, इस वाली दूरी को मैं लिख सकता हूं, आप देखिए ए बी में से अगर मैं घटा दूं y को, है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं ए बी माइनस वाई। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास क्या आ गया, सी बी से सी बी कैंसिल आउट हो गया, बी ए से ए बी कैंसिल आउट हो गया, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बी डैश, मतलब y इज इक्वल टू 2x आ गया, है ना। मतलब कि जितना आगे पुली गया, है ना, मान लीजिए कि पुली कितना आगे गया, पुली गया आगे x,
तो उसके हिसाब से ये ब्लॉक कितना आगे चला गया, वो चला गया ट्वाइस ऑफ एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुली अगर कुछ भी लेंथ आगे जाता है तो उसकी वजह से ब्लॉक को कितना आगे जाना पड़ेगा, डबल द डिस्टेंस, ताकि स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल टॉट रहे। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला कि अगर पुली जो है वो अगर x आगे जाता है तो ब्लॉक जो है उसको 2x आगे जाना पड़ेगा, ये एक्चुअली हम लोगों ने बेसिकली विजुअलाइजेशन से निपटा लिया इसे, है ना। हम लोगों ने देखा कि अगर ये थोड़ा आगे जा रहा है तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा जो है कितनी लेंथ ऑफ रस्सी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, वो पड़ेगी 2x। अब 2x कौन देगा, तो ऑब्वियस है कि यहां पर तो रस्सी बंधी हुई है सी पॉइंट पर, तो जो भी रस्सी को आगे मिलना है वो कौन देगा, वो ब्लॉक आगे जाकर के यहां पर प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए अगर 2x रस्सी की रिक्वायरमेंट है तो ब्लॉक को कितना आगे जाना पड़ा, 2x जाना पड़ा। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है कौन सा मेथड, विजुअलाइजेशन। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर पुली जा रही है x तो ये ब्लॉक जा रहा है 2x। इसका मतलब अगर पुली की वेलोसिटी है v तो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी उसका डबल। उसी तरीके से अगर पुली का एक्सेलरेशन है a तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा उसका डबल। इसीलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, f/2m है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, f/2m है। इसका मतलब पुली का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, उसका आधा, है ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली हम लोग डायरेक्टली विजुअलाइजेशन के मेथड से क्या बोल देंगे कि वो हो जाएगा इसका आधा, मतलब कि f/4m। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली f/4m है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक उसका डबल आना चाहिए, मतलब कि f/2m आना चाहिए। चलिए बच्चों, तो इसी सवाल को करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, दैट इज मेथड नंबर 2। ये मेथड बच्चों बहुत ही ट्रस्टवर्दी मेथड होता है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश जनरली नहीं होती है। अगर आप सही से कैलकुलेशन करें तो आपको ध्यान किस बात का देना है, आपको ध्यान इस बात पर देना है कि जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे, है ना, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से आप करिए। जैसे कि यहां पर मैंने इस दूरी को, है ना, किसी टाइम पर मैंने दूरी को x1 कहा है ऑफ द पुली फ्रॉम द वॉल। उसी तरीके से वॉल जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से मैंने इस ब्लॉक की दूरी को कितना कह दिया, x2 कह दिया। अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, x1 प्लस ये जो आधी पुली की लेंथ है ना उसको मैं कह देता हूं लेटर से L0 प्लस उसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, आप देखिए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2, तो प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट। तो अब अगर मैं देखूं यहां पर, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ dx1 बाई dt माइनस dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्योंकि L0 और राइट हैंड साइड ये दोनों कांस्टेंट थे तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो बेसिकली dx1 बाई dt का मतलब क्या हो गया कि किस रेट से ये जो पुली है ये दीवार से दूर जा रही है, जो कि एक फिक्स पॉइंट है। तो इसका मतलब ये पुली का एक्चुअल वेलोसिटी बता रहा है। उसी तरीके से ये जो dx2 बाई dt है ये भी क्या बता रहा है कि किस रेट से ये x2 दूरी जो है ये चेंज हो रही है। तो ये भी मुझे क्या बता रहा है, बेसिकली इस ब्लॉक की वेलोसिटी। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ dx1 बाई dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ पुली था, माइनस dx2 बाई dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक था, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। और अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्लियर है ये बात। तो रिजल्ट तो वही आया पर उसको निकालने का एक अलग तरीका हम लोगों ने देख लिया। चलिए बच्चों, तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले सवाल से काफी कुछ समझा सीखा, उसी तरीके से ये अगले सवाल से भी हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं। चलिए तो सवाल पढ़ते हैं पहले। A smooth ring A of mass m can slide on a fixed horizontal rod. A string tied to the ring passes over a fixed pulley and carries a block C of mass capital M जिसकी वैल्यू 2m है, as shown. At an instant, the string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod. और पहला पार्ट है सवाल का, show that if the ring slides with a speed v, the block descends with speed v cos theta. और दूसरे पार्ट में पूछा गया है, with what acceleration will the ring start moving if the system is released from rest with theta equal to 30 degree.
तो चलिए, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये जो सी है ना, यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है। ये सी जो है वो एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 2m है। और क्या है यहाँ पर, ये एक रिंग है ऊपर जो कि स्लाइड कर सकती है अलोंग दिस रॉड, है ना, हॉरिजॉन्टल रॉड के अलोंग ये स्लाइड करके आगे जा सकती है। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर ये आगे जाएगी तो ब्लॉक पीछे जाएगा, ब्लॉक नीचे जाएगा, है ना। तो ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब चलिए एग्जैक्ट रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों के मोशंस में। तो देखिए बच्चों, मैंने मोशन को एनालाइज करवाने के लिए क्या करवाया कि रिंग को मान लीजिए मैंने थोड़ा आगे भेज दिया, है ना, बहुत थोड़ा सा आगे भेजा है ना। अब ए के बजाय वो कहाँ आ गया, ए डैश पर आ गया। और ऑब्वियस है कि सी पॉइंट अब खिसक करके कहाँ चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेटर से सी डैश पर आ गया, है ना। तो अब यहां पर आप ये देखिए कि ये जो एंगल है ना, लेटर से कि एंगल फाई है। तो ये फाई जो है कैसा है, फाई इज वेरी स्मॉल, है ना, मतलब कि मैंने अगले पल की ही बात करी है। तो बच्चों, मैं अब चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इस अगले डायग्राम में आ जाए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने फाई दिखाया है जो कि बहुत छोटा है। साथ ही साथ आप एक बार और एक चीज और देखिए कि मैंने क्या करा, ए डैश से इस ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। और कहां पर ये ड्रॉप हुआ, वो पॉइंट है P, ठीक है। तो अब आपको ये याद होगा कि अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि मैं PB को किसके बराबर कह सकता हूं, ऑलमोस्ट मैं PB को बराबर कह सकता हूं ऑलमोस्ट A डैश B के, है ना। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि PB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू A डैश B। इसके अलावा बच्चों ये एंगल कितना था, ये एंगल तो था थीटा, है ना, ये एंगल थीटा था। तो अब आप ट्रायंगल ए डैश और पी को देखिए। इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस लेंथ को ए डैश कह रहा हूं, है ना, ये जो ए से ए डैश तक की दूरी है, से कितना कह रहा हूं मैं, ए डैश कह रहा हूं। तो यहां पर हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किसमें, आइए देखते हैं। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहां पर कितना हो गया, बेस हो गया AP, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, हाइपोटेनस से, जो कि हो जाएगा AA डैश। तो ये हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई है ना। इसका हम लोग सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं, शुरुआत में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी थी ओवरऑल, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि शुरुआत में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी AB प्लस BC। बाद में भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो उतनी ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब जो स्ट्रिंग दिख रहा है हमें वो कैसा दिख रहा है, A डैश B प्लस BC डैश। समझ पा रहे हैं आप बात, मैं अब नए लेंथ को बता रहा हूं जो कि पुराने लेंथ के ही बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं A डैश B को और क्या लिख सकता हूं, A डैश B जो है ना, यहां पर जो A डैश B है वो किसके बराबर है, बेसिकली वो PB के बराबर है। तो मैं A डैश B को लिख सकता हूं PB। साथ ही साथ मैं BC डैश को, है ना, BC डैश को क्या लिख सकता हूं, BC डैश को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CC डैश। क्लियर है ये बात। अब आ जाइए AB पर। अब AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB, और उसके अलावा BC को मैं एज इट इज यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि दो लेंथ हैं जो बराबर है, कौन से, PB बराबर A डैश B, है ना। तो यहाँ पर PB है। अब हम लोग ढूंढते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर A डैश B ला सकते हैं। तो वो काम तो खैर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए PB से PB कैंसिल आउट हो रहा है और BC से BC कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास AP कितना आ गया, AP आ गया CC डैश के बराबर। और ये वाली इक्वेशन से देखिए ना, इस इक्वेशन से मैं और क्या लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं एक और चीज लिख सकता हूं, वो ये है कि AP इज इक्वल टू AA डैश कॉस ऑफ थीटा विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू CC डैश। तो बच्चों इस चीज को लॉजिकली समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहां पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो लेंथ है वो यहां पर आकर के फिट हो गई है। तो बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है A डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू CC डैश, इसमें देखिए A डैश क्या है,
ए डैश बेसिकली वो छोटा सा लेंथ है जो रिंग आगे बढ़ा है ना। और सी सी डैश क्या है? सी सी डैश वो छोटा सा लेंथ है जिससे ब्लॉक नीचे गया है ना। तो बेसिकली अपने को रिलेशन मिल गया बिटवीन द स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिंग एंड स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, है ना। तो अब अगर मैं एक काम करूं, मैं यहां पर इस पूरे को डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, मतलब वो छोटा सा समय जिसमें ये ए से ए डैश गया और ये सी से सी डैश गया, तो क्या आ जाएगा? ए डैश अपॉन डेल्टा टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है? अब यहां से मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिंग, है ना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कॉस ऑफ थीटा से, तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना। यहां पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर एक पार्ट तो मैंने सवाल का प्रूफ कर दिया है ना, जिसमें बोला गया था कि आप ये बताइए कि भाई अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी v cos थीटा आएगी। तो ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब उसके अलावा सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। ब्लॉक का मास जो है एक बार चेक कर लेते हैं कितना दिया था। ब्लॉक का मास दिया था 2m, है ना। तो ब्लॉक पर हम लोग एक फोर्स दिखा देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज 2mg। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ABC, है ना, यहाँ पर एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, तो उसमें टेंशन हर जगह सेम रहेगा। तो ऊपर मैं दिखा देता हूँ टेंशन T, और मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ कितना है, लेट अस से कि AB है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है नेट एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m जो इसका मास है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक तो मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम और उसकी वजह से जो इक्वेशंस है वो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिंग की। तो चलिए रिंग का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? रिंग के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि एक हम लोगों को बेसिकली इस पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स से मतलब है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो इस पर एक फोर्स में ऐसे टेंशन दिखा देता हूं, है ना। और यहां पर एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? टेंशन का साइन थीटा, mg और नॉर्मल, और ये तीनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे होंगे, जिसकी वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहां पर क्या दिखा रहा हूं मैं? टेंशन दिखा रहा हूं, और इस टेंशन का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है T कॉस थीटा, एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, और लेट अस से कि इसका एक्सेलरेशन AR है ना, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। तो यहां पर देखिए मेरे पास एक और फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से एक और इक्वेशन आ गई। इसके अलावा हम लोगों ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, और वो रिलेशन कौन सा था? आइए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अगर रिंग स्लाइड कर रही है v स्पीड से तो ब्लॉक डिसेंड करेगा v cos थीटा से, है ना। तो इसका मतलब कि अगर रिंग का एक्सेलरेशन a है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन a cos थीटा होगा। तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग को मैं क्या कह रहा हूं? अगर a कह रहा हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। सबसे पहली इक्वेशन में ये वाली इस्तेमाल करूंगा, है ना, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए बी। तो लिख देते हैं यहाँ पर 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए बी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैंने क्या कहा? वो कहा a cos थीटा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2m इंटू a cos थीटा। अब इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है t cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू AR। अब AR को मैं A ले रहा हूं, है ना, तो यहां लिख देता हूं m इंटू A। तो देखिए मेरे पास अब कितनी इक्वेशन आ गई? मेरे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ गई, और अब अननोन भी कितने हैं? दो ही है ना। कौन कौन से हैं वो दोनों अननोन? टेंशन और A, है ना। यही दो अब मेरे पास अननोन रह गए। तो चलिए अपने को निकालना क्या था सवाल में? अपने को निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, है ना। तो हम लोग यहाँ पर A निकालने के लिए T को एलिमिनेट करना होगा। तो T को एलिमिनेट कैसे करें?
तो आप देखिए कि अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन नंबर 2 है ये और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, यहाँ भी cos थीटा लगा देता हूँ, तो अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली t इज इक्वल टू एम ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, ऊपर वाली इक्वेशन थी 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma कॉस ऑफ थीटा। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से 2mg इज इक्वल टू ma अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस 2ma कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि m जो है हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है ना, और एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, a को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2g, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास a कितना आ गया, डायरेक्टली a आ गया 2g डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो अब अपने को सवाल में दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 डिग्री, है ना। तो cos ऑफ थीटा हमें पता है, cos ऑफ 30 डिग्री हमें पता है, वो होता है √3/2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 इंटू जी, मतलब 2 इंटू 10 कर देते हैं ना, 2 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कितना कर दे, √3/2 प्लस ये बन जाएगा कितना, 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 2 अपॉन √3, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास फर्दर क्या आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो a अपने पास आ गया 20, और अगर एलसीएम लेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया √3 ऊपर, और ये कितना बन गया 3 प्लस 2, है ना। तो ये बन गया 4√3। तो यहां से बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 6.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो a जो है हम लोगों ने लिया था एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ही लिया था, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 6.92 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर ये देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना, वो तो उसी तरीके से बनेगा जैसे पहले बनता था, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिलेशन हम लोगों ने कौन सी हासिल करी, कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक रिलेशन हम लोगों ने हासिल किया बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक एंड द रिंग। क्लियर है ये बात बच्चों। ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोगों ने हासिल करा ना, इसको हासिल करने का मैं आपको एक मेथड 2 बताता हूं जो कि बहुत सिंपल है, और यही बेसिकली आपको अप्लाई करना है आगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि थोड़ा लंबा प्रूफ हो गया था। तो अगर जल्दी में करना है सवाल को, तो आप क्या किया करिएगा, देखिए जब भी इस तरीके से एक रिंग हो, एक यहाँ पर धागा हो, तो आप ये देखिए कि एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है। एक्चुअल में तो ये जो रिंग है उसकी वेलोसिटी v है टुवर्ड्स राइट, तो इस रिंग की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, है ना, लेट अस से कि ये वेलोसिटी v है, अब इसका एक कंपोनेंट अलोंग द धागा जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v cos थीटा। तो अब आप देखिए कि रिंग जो है वो धागे से दूर तो नहीं जा रहा है ना, हमेशा धागा और रिंग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जिस रेट से, है ना, जिस रेट से रिंग जो है वो धागे की तरफ जा रहा है, उसी रेट से धागा भी भाग रहा है, तभी तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं, है ना, तभी ये दोनों टॉट हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं ना, जैसे कि u दे देते हैं और इसका नाम w दे देते हैं, तो u और w के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा सेम है, तो अगर u भाग रहा है v cos थीटा से, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है अगला ये भी भाग रहा होगा v cos थीटा से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर w v cos थीटा से भाग रहा है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं x, तो ये भी भाग रहा होगा नीचे v cos थीटा से, तभी तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है बच्चों वो टॉट रह रही है। इसका मतलब ब्लॉक भी नीचे कितने से भाग रहा होगा, v cos थीटा से, है ना। तो हमें हमेशा क्या देखना है कि एक्चुअल मोशन जो हो रहा है जैसे रिंग का, वो सचमुच में किस डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स राइट हो रहा है, तो उस एक्चुअल मोशन का कंपोनेंट लेंगे हम लोग अलोंग द स्ट्रिंग, और वही क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, और वही बन जाता है यहाँ पर स्पीड ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, पिछले सवाल की ही तरह एक और सवाल है हमारे पास, देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। P and Q of an inextensible string moves downwards with uniform speed u. Pulleys A and B are fixed.
द मास m मूव्स अपवर्ड्स विद द स्पीड v, फाइंड v। चलिए तो बच्चों सबसे पहले इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा मेथड नंबर 1। मैंने यहां पर क्या मेंशन कर रखा है कि जैसे इस पुली से, है ना, यहां से जो P पॉइंट है इसकी दूरी लेटर से कि x है, तो सिमेट्री की वजह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये दूरी भी x होगी। उसी तरीके से पुली और अगली पुली, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ c है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, तो ये आधी दूरी c और ये आधी दूरी c हो जाएगी। और इस ब्लॉक की मैं जो परपेंडिकुलर दूरी है फ्रॉम द छत, है ना, ये जो ऊपर जो रूफ है, उससे मैं अगर दूरी कहूं तो लेटर से कि मैं इसे y कह रहा हूं। क्लियर है ये बात। अब आपको ये साफ दिख रहा होगा कि यहां पर सवाल में क्या दिया, द मास m मूव्स अपवर्ड्स, है ना। तो अगर ये मास m ऊपर जा रहा है तो y जो है वक्त के साथ क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। इसका मतलब एक चीज अपने को क्लियर है कि dy बाई dt कैसा आएगा, वो आएगा नेगेटिव। और अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है और p और q नीचे जा रहे हैं तो x वक्त के साथ बढ़ रहा है। मतलब एक और चीज क्लियर है कि dx बाई dt कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो चलिए बच्चों इन सारे वेरिएबल्स के टर्म में, है ना, हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। कुछ कांस्टेंट्स भी आएंगे जैसे c भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये लेंथ x है, उसमें क्या जोड़ दूं मैं, ये जो हाइपोटेनस जैसी दूरी दिख रही है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसमें ये वाली दूरी जोड़ देता हूं, तो बेसिकली और मैं कितना जोड़ूंगा, अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर उसमें मैं कितना जोड़ दूंगा, x जोड़ दूंगा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को लिया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लूंगा भी तो उसके बाद जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो चूंकि ये कांस्टेंट, ये गायब ही होने हैं, है ना। और मैंने इसे की दूरी को नेग्लेक्ट भी कर दिया, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, है ना। तो मैंने ऐसा किया यहाँ पर, तो दिस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बेसिकली ये अभी ऑलरेडी मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 2x प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है ये। अब इसे मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स dx बाई dt, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ समथिंग का पहले तो हो जाता है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ सेम थिंग, ऐसा मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद अब मैं यहां पर चेन रूल लगाता हूं, तो वहां से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाय dt। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से देखिए मेरे पास क्या आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना, और यहां से 2 भी गायब हो जाएंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो बेसिकली आ क्या जाएगा, dx बाई dt प्लस ये क्या हो जाएगा, y अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dt इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आप देख सकते हैं कि dx बाई dt ये कितना आ जाएगा, माइनस y अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dt। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड कैसा है, वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि डायग्राम में देख सकते हैं x वक्त के साथ बढ़ रहा है, और राइट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव है क्योंकि dy बाई dt ऑल्दो नेगेटिव है लेकिन एक माइनस साइन भी तो है यहाँ पर। क्लियर हुई ये बात। तो अब मैं dx बाई dt और dy बाई dt को और क्या लिख सकता हूं, आइए देखते हैं। हमें सवाल में दिया हुआ था कि p और q नीचे जा रहे हैं किस स्पीड से, u स्पीड से। तो बेसिकली u क्या है, u है dx अपॉन dt। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं dx बाई dt को लिख देता हूं u, दिस इज इक्वल टू dy बाई dt, इनफैक्ट माइनस dy बाई dt, है ना। यहां से अगर मैं माइनस dy बाई dt को उठाऊं तो ये बेसिकली मुझे स्पीड दे रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूं स्पीड v, है ना। और किसका है ये, उस ब्लॉक का है। अब ये y अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आइए एनालाइज करते हैं। y अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो y अपॉन अंडर द रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा cos ऑफ थीटा। तो आइए मैं नीचे इसे लिख देता हूं, क्या लिख दूंगा मैं इसे, cos ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा vb cos ऑफ थीटा। यहां पर u भी स्पीड है और vb भी स्पीड है।
तो बच्चों यहां से VB या फिर सिंपली से अगर V कह दें तो V कितना आ गया हमारे पास, U डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं इसका एक और मेथड जिसमें आप और भी जल्दी, बहुत ही जल्दी इनफैक्ट जवाब निकाल सकते थे। देखिए बच्चों यहां पर मैंने आपको फिर से डायग्राम दिखाया है क्योंकि मैं मेथड नंबर 2 बताने वाला हूं, है ना। मेथड देखिए बच्चों, मेथड 2 में मैं वही अप्रोच यूज करूंगा जो पिछले बार मैंने यूज करा था। ये जो ब्लॉक है ये ऊपर कितने से जा रहा है, V से जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट वाले पोर्शन की बात करूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि P पॉइंट कितने से जा रहा है, नीचे U से जा रहा है। मतलब इस धागे की इस डायरेक्शन में इस समय वेलोसिटी कितनी है, वो है U, है ना। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इस एक्चुअल मोशन जो कि ब्लॉक का ऊपर की तरफ हो रहा है उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, वेलोसिटी ऑफ द एक्चुअल मोशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग के, जो कि इस समय कितनी है, U है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि V का cos थीटा कंपोनेंट कितना आना चाहिए, U आना चाहिए। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर से वही जवाब, V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, है ना। तो आप इतने आराम से भी जवाब को निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर द सिस्टम शोन फाइंड आउट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। तो यहां पर अपने को 3 ब्लॉक्स दिए हुए और तीनों की जो वेलोसिटीज यहां पर दी हुई है V1, V2, V3, इन तीनों में अपने को क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है बेसिकली। चलिए बच्चों तो इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक अलग चीज बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मूवेबल पुली है और ये खुद मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये भी क्या करेंगे, मोशन करेंगे। अब मान लीजिए मैं इस पुली के नजरिए से इन दोनों ब्लॉक्स को देख रहा हूँ, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर मेरे नजरिए में, है ना, अगर मेरे नजरिए में ये ब्लॉक मान लीजिए कि ऊपर आया है x, है ना, इस पुली के नजरिए में, या फिर पुली पर मैं बैठ गया और मेरे नजरिए में मुझे क्या दिख रहा है कि ये ब्लॉक कितना ऊपर गया, x ऊपर गया। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि मेरे नजरिए में इस दूसरे ब्लॉक को क्या करना होगा, x नीचे जाना होगा। क्लियर है ये बात। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सेटअप ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें, है ना, तो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सेटअप ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा हो। लेकिन मैं अपने फ्रेम से तो ये कह सकता हूं ना, क्योंकि मेरे नजरिए में आप समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो धागा है ये स्लैक नहीं हुआ है, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही इसको नीचे जाना होगा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अगर मैं एक काम करूं, इस ब्लॉक का नाम मैं दे दूं A और इस ब्लॉक का B और पुली का नाम मैं दे दूं P, तो एक और चीज मैं कह सकता हूं, और वो क्या है, वो ये है कि अगर मेरे नजरिए से, है ना, पुली पर जब मैं बैठ गया तो मेरे नजरिए से जिस स्पीड से मुझे A ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, उसी स्पीड से मुझे B नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो मैं एक चीज बड़े आराम से लिख सकता हूं, और वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं, आप ही बताइए, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू P, है ना। बड़े क्लियरली हम लोग ये बात कह सकते हैं। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया VP वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किस तरीके से, हम लोग यहाँ पर सिमिलर वे में क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये बात। यही चीज देखिए बच्चों मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता सकता हूं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि ये जो A ब्लॉक है ये अब थोड़ा ऊपर चला गया, उसी तरीके से लेटर से कि B ब्लॉक भी जो है ये भी थोड़ा आगे चला गया, ठीक है, मतलब ऊपर चला गया। अगर मान लीजिए कि A ऊपर गया है बाय 2 मीटर्स और B ऊपर गया है बाय 3 मीटर्स, आप थोड़ी देर के लिए पुली को एक इंस्टेंट के लिए ऐसे ही होल्ड करके रख दीजिए, है ना, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, अगर A 2 मीटर ऊपर गया और B कितना ऊपर गया, 3 मीटर ऊपर, तो बेसिकली अब नया डायग्राम कैसा दिखेगा। तो यहां देखिए मैंने पुली को एज इट इज यहीं पर रखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रिंग क्या हो गई, स्लैक हो गई,
क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो जो थी उसमें से जो 5 मीटर है ना, वो जो 5 मीटर है अब वो उठ गया ऊपर की तरफ, 2 इधर से 3 इधर से। तो बेसिकली स्ट्रिंग कैसा हो गया, स्लैक हो गया। तो अब पुली ऊपर जाएगा ताकि स्ट्रिंग क्या रहे, टॉट रहे। तो अब आप देखिए कि ये पुली कितना ऊपर जा सकता है। बेसिकली उसके पास 5 मीटर अवेलेबल है ना। अब वो उसको ऊपर जाना है सच दैट कि लेफ्ट में जितना यूज कर रहा है वो राइट में उतना ही यूज कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। इस एक्स्ट्रा 5 मीटर का अगर ये यूज करके ऊपर गया तो ऑब्वियस है कि ये 2.5 मीटर यहां पर यूज करेगा और 2.5 मीटर यहां पर यूज करेगा, है ना। तभी तो ये 5 मीटर रस्सी का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ इसी तरीके से तो करेगा। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये इधर से ब्लॉक कितना ऊपर गया था, 2 ऊपर गया था, इधर से कितना ऊपर गया था, 3 ऊपर गया था। तो बेसिकली कितना स्ट्रिंग अवेलेबल हो गया, 2 मीटर प्लस 3 मीटर। अब वो उसका किस तरीके से यूज कर रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों में आधा आधा यूज कर रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो बेसिकली ये आ जाएगा 2.5 और इतना ही तो ये पुली ऊपर गया इन ऑर्डर टू कीप द स्ट्रिंग टॉट। चलिए बच्चों, तो जो हम लोगों ने सीखा उसको एज इट इज अप्लाई करते हैं ना। आपको याद होगा कि हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था VA वेक्टर प्लस VB वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू VB वेक्टर। तो उसी का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ये जो लेफ्ट वाली पुली है ना, जो सबसे लेफ्ट में है उसकी बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो A पॉइंट है ये तो मूव ही नहीं कर सकता है ना। तो A की तरफ से कंट्रीब्यूशन कितने का आएगा, 0 का आएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो ब्लॉक 1 है वो कितने से जा रहा है, नीचे जा रहा है V1 वेक्टर से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V1 वेक्टर, है ना। V1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस VB वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए अपने पास VB वेक्टर कितना आ गया, VB वेक्टर आ गया ट्वाइस ऑफ V1 वेक्टर। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग B और C पॉइंट की, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बीच में एक पुली है जो कि मूवेबल नहीं है, जो कि फिक्स्ड है। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि VB वेक्टर, है ना, VB वेक्टर हैज टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ VC वेक्टर, क्योंकि एक एटवुड मशीन में यही तो होता है। अगर एक की वेलोसिटी V वेक्टर है तो दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस V वेक्टर। स्पीड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन पलट जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग VC वेक्टर, है ना, VC वेक्टर को कितना लिख सकते हैं, VC वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2V1 वेक्टर। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग ये जो 1 2 3 है ना, थर्ड नंबर की जो पुली है, इस पुली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगेन हम लोग बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, VC वेक्टर प्लस VD वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 हैज टू बी इक्वल टू V2 वेक्टर। तो यहां पर अपने को VC वेक्टर पता है जो कि कितना है, माइनस 2V1 वेक्टर। उसमें क्या ऐड करेंगे, VD वेक्टर और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाना चाहिए V2 वेक्टर के बराबर। तो यहां से देखिए अपने पास VD वेक्टर आ जाएगा। आइए देखते हैं कितना आ रहा है। VD वेक्टर देखिए आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V2 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ V1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ D पॉइंट। अब बच्चों सबसे राइट वाली पुली में आ जाइए, है ना, जहां पर D और E पॉइंट है। अब आपको ये अगेन समझ में आ रहा होगा कि D और E, है ना, इसमें क्या रिलेशन होगा, VD वेक्टर हैज टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ V वेक्टर, क्योंकि अगेन ये जो पुली है ये कैसी है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो जो वेलोसिटी D की होगी उसी का नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो वेलोसिटी E की होनी चाहिए। तो यहां से देखिए अपने पास VE वेक्टर, है ना, V वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ VD वेक्टर मतलब माइनस 2V2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ 2V1 वेक्टर। लेकिन बच्चों आप देखिए डायग्राम में अपने को V दिया हुआ है ना, E की वेलोसिटी कितनी है, वो है V3 वेक्टर। तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, V3 वेक्टर के। तो यहां से देखिए इनको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा 2V1 वेक्टर प्लस 2V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया इन तीनों वेलोसिटीज के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि तीनों वेलोसिटीज को हम लोग अगर इस तरीके से ऐड करेंगे ना, डबल डबल और सिंगल टाइम्स करके, तो हमारे को समेशन क्या आएगा, 0 आएगा।
इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि कुछ वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी, और कुछ की नीचे होगी, तभी तो ये रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहां पर कुछ वेलोसिटी ऊपर किस तरीके से आ रही होगी, जैसे कि आप देखिए कि अगर मैं यहां पर डाउनवर्ड का साइन लगा दूं और बोल दूं कि ये -7 मीटर पर सेकेंड है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाएगा, इसका खुद ब खुद मतलब ये हो जाएगा कि एक्चुअल में मैंने डायरेक्शन नीचे शो करी है लेकिन वैल्यू मैंने -7 रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से यहाँ पर V1, V2, V3 में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आए और कुछ नेगेटिव भी आए। बच्चों अब आ जाते हैं इसी सवाल को सॉल्व करने के एक और मेथड में, है ना, मेथड नंबर 2। और बेसिकली अलग अलग मेथड्स की अलग अलग जगह यूटिलिटी होती है, इसीलिए हमारे को सारे मेथड ही सीखने होंगे। ऐसा नहीं कि पिछले मेथड में मजा आया तो अब नया मेथड नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो नया मेथड है इसमें एक्चुअली हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो आगे, जो कि है एक्चुअली वर्क डन के ऊपर, है ना, वर्क डन के ऊपर, या आप कह लीजिए या फिर पावर के ऊपर। पावर बेसिकली होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो खैर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, बस उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि अगर ये पूरा का पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होता, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये रस्सी जो है अपने आप तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती इन ब्लॉक्स को, है ना। तो आखिर इसको जब हम लोग वर्टिकली रख रहे हैं तो ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहे हैं या कुछ ऊपर जा रहे हैं। मतलब बेसिकली ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन है वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता है। मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं यहाँ पर, जो कि आप धीरे धीरे हो सकता है समझ पाएंगे। तो ये रस्सी बेसिकली ये तो एक बेजान चीज है ना, ये अपने आप एनर्जी तो नहीं दे पाएगी इन ब्लॉक्स को। ये सांप थोड़ी है कि अचानक से सबको एनर्जी देने लगेगी, नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, बड़े आराम से ये यहाँ पर रुकी रह सकती है। अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होती तो आप समझ ही सकते हैं कि ब्लॉक ऐसे के ऐसे ही रहते। तो बेसिकली होता क्या है कि इन रस्सियों को अगर हम लोग देखें तो जिस रेट से ये एनर्जी सप्लाई कर रही है वो जीरो होगा, क्योंकि एक्चुअली ये कोई एनर्जी सप्लाई ही नहीं कर रही, तो रेट ऑफ एनर्जी का सप्लाई है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली पावर सप्लाइड बाय द रोप वो क्या है, वो जीरो है। और आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं बच्चों, पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। बेसिकली पावर का ये फॉर्मूला होता है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे और हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रस्सी है ये ऑटोमेटिकली एनर्जी सप्लाई तो नहीं कर सकती है, तो नेट पावर सप्लाइड बाय द रस्सी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पूरे सिस्टम में हम लोग अगर देखें, है ना, तो नेट एनर्जी सप्लाइड बाय द रस्सी जीरो आएगी। अब टेंशन देखिए ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए टेंशन टी कह रहा हूँ, तो आप देखिए कि पूरी की पूरी एक रस्सी है जो इस तरीके से लपेटी हुई है ना। तो यहाँ पर भी टेंशन क्या रहेगा, टी रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा, यहाँ पर टेंशन टी रहेगा और यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन कितना होना पड़ेगा, 2T, क्योंकि पुली तो मासलेस है, तो ऊपर T और T तो नीचे भी 2T। उसी तरीके से यहाँ पर भी टेंशन को कितना आना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ T आना पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें समेशन ऑफ F डॉट V बराबर करना है 0, और यहाँ पर फोर्सेस कौन से लेंगे, टेंशन वाले। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, है ना, पहले ब्लॉक में अगर देखें तो पहले ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन जो कि इस ब्लॉक के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे एक्ट करेगी, टेंशन खींचती है तो टेंशन ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी v1 नीचे है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, t इंटू 2 इंटू नेगेटिव साइन इंटू v1। यहाँ -2t v1 क्यों आया, क्योंकि 2t फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी v1 नीचे है, और दोनों के बीच में एंगल मैंने कितना देखा, 180 डिग्री। इसमें और क्या जोड़ेंगे, अब इस सेकेंड ब्लॉक में आइए, इस पर टेंशन 2t ऊपर लग रहा है और v2 वेलोसिटी नीचे दी हुई है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस ऑफ 2t इंटू v2। अब आखिरी वाले थर्ड ब्लॉक पे आइए, इस पर टेंशन लग रहा है ऊपर t और वेलोसिटी v3 नीचे दी हुई है, तो क्या लिख दें, माइनस t v3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात। तो आपको तुरंत ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 2v1 प्लस 2v2
प्लस v3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला मेथड बच्चों बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ना। तो ये वाला मेथड जो है ये आप जरूर यूज किया करिएगा, बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल देखते हैं। सवाल है 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected as shown. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Find the acceleration of m1. चलिए बच्चों, तो इस सवाल को हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी काफी मोशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? आप देखिए कि अगर यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच्ड होता छत से, है ना, रूफ से अटैच्ड होता, तब तो हम लोग कहते थे अरे वाह ये एक एटवुड मशीन बन गया, है ना, और पुली फिक्स्ड हो जाती, फिर तो बहुत आसान हो गया होता। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है? इस बार दिक्कत ये है कि ये पुली भी नीचे आ रही है। ये m1 चूंकि आगे आ रहा है तो पुली को नीचे आना पड़ेगा। अब m2 और m3 इनका मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। तो इसीलिए अब हम लोग सोचते हैं कि कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे ये समझ में आ रही है कि m1 के एक्सेलरेशन को मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट अस से कि a0 मान लेता हूँ। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस b नाम के पुली के ऊपर अगर बैठ गया तो पहले तो ये देखिए कि पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा कितना? a0 मैग्नीट्यूड का, है ना। a0 मैग्नीट्यूड का क्यों होगा? क्योंकि ये ब्लॉक राइट की तरफ a0 से आ रहा है तो b को भी नीचे की तरफ a0 एक्सेलरेशन से जाना होगा। क्लियर है ये बात? उसके अलावा देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके अलावा हमारे नजरिए से m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वही मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का होगा किसका? m3 का। क्यों? हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि पुली के रिस्पेक्ट में अगर ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से तो m3 को उसी एक्सेलरेशन से नीचे भी जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इस पुली के रिस्पेक्ट में या इस इंसान के रिस्पेक्ट में m2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a, तो मुझे m3 का एक्सेलरेशन इस पुली b या फिर इस इंसान के रिस्पेक्ट में कितना लिखना पड़ेगा? नीचे की तरफ a, है ना। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो a मैंने लिखा और यहाँ पर भी जो a लिखा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? इस पुली b के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू b, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन ऑफ m2 वेक्टर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b। तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ m2 b के नजरिए से मैंने कितना कहा? ऊपर की तरफ है, और एक्सेलरेशन ऑफ b कितना है? वो है नीचे की तरफ a0। सही है ये बात? तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? मैं लिख सकता हूं यहाँ पर a ऊपर की तरफ, मैंने अपवर्ड को मान लीजिए कि पॉजिटिव कहा है ना। अपवर्ड मान लीजिए मैंने पॉजिटिव कहा, तो AB जो है वो नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं माइनस a0, और चूंकि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए बस सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूं ये मैंने माना है इतने मैग्नीट्यूड का ऊपर की तरफ। अब इसी तरीके से आइए बात करते हैं किसके लिए? m3 के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन ऑफ m3 वेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? अब देखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ m3 विथ रिस्पेक्ट टू b मैंने कैसा माना? मैंने माना इसे नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ऑफ b कैसा है? वो है नीचे की तरफ a0। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? यहाँ पर मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि इस बार ये कितना आ गया? मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल दूंगा a0 प्लस a, लेकिन डायरेक्शन वाइज मैं कैसे दिखाऊंगा इसे? नीचे की तरफ। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब मैंने यहाँ पर फाइनली जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हमारे आए थे उनको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। साथ ही साथ आप अब एक और चीज देख पा रहे हैं कि मैंने जो नीचे वाली ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T माना है, तो ऊपर टेंशन ऑब्वियस है कि कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा, क्योंकि ये जो B पुली है वो मासलेस है और उस पर नेट फोर्स लगना चाहिए 0। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले m1 के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स की, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो m1 मोशन नहीं कर रहा है। तो m1 पर कितना फोर्स दिखा दे? 2T, है ना। एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय a0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से m2 के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं?
आप देखिए M2 का एक्सेलरेशन हम लोग किधर मान रहे हैं, ऊपर मान रहे हैं a माइनस ए नॉट। तो M2 पर फोर्स कैसा लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और M2G नीचे की तरफ लगेगा। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं T माइनस M2 इंटू जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस ए नॉट। क्लियर है ये बात। और इसी तरीके से M3 को आप देखिए जरा, M3 पर ऊपर लग रहा है टेंशन T और नीचे लग रहा है M3G, और इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने कहा कि नीचे की तरफ a नॉट प्लस a है। तो क्या लिख सकते हैं इस बार लिखेंगे M3G माइनस T इज इक्वल टू M3 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, a नॉट प्लस a, है ना। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं हमारे पास तीन इक्वेशन अब आ चुकी है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो तीन इक्वेशन है इनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप अपना टारगेट सेट करिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना a नॉट है। तो जैसे यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, m1 a नॉट बाई 2, तो इनको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में भर देते हैं। तो देखिए जैसे ही बच्चों मैंने ऐसा करा, मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशन रह गई और दो अननोन रह गए। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मुझे a नॉट चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसमें हम लोग a माइनस ए नॉट की वैल्यू देख पा रहे हैं कि वो कितनी आ जाएगी, m1 a नॉट अपॉन 2 माइनस m2 इंटू जी होल डिवाइडेड बाय m2। और इसी तरीके से जो तीसरी इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि a नॉट प्लस a कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है m3g माइनस m1 a नॉट अपॉन 2, और इस पूरे को कितने से डिवाइड कर दें, पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग m3 से। तो ऐसा करते ही अब आपको तुरंत क्लिक कर रहा होगा कि अगर हमें a को गायब करना है तो कैसे गायब करेंगे हम लोग, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा देते हैं, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस 2a नॉट, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, m1 a नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ m2, है ना। ये आ गया m1 a नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ m2, और क्या लिखे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस g, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक और g आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ m1 a नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m3। तो देखिए अब क्लियर है कि अपने को a नॉट चाहिए, और a नॉट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस 2a नॉट को इधर ला करके ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली 2g कितने के बराबर आ गया, वो आ गया a नॉट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और ये बन जाएगा m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m2 प्लस कितना लिख दें, m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m3, और इसमें और क्या ऐड कर दें, प्लस 2 और ऐड कर देते हैं ना जो इधर से आया। तो यहां से देखिए हम लोग और फर्दर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि a नॉट कितना आ जाएगा, a नॉट आ जाएगा बेसिकली 2g डिवाइडेड बाय, है ना, ये पूरे के पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m2 प्लस m1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m3, प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे हम लोग 2। और बच्चों फाइनली अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। a नॉट जो है हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to a ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should be exerted on the rope to get his correct weight on the machine? तो चलिए सबसे पहले हम लोग किस पार्ट से डील करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट से डील करते हैं कि what is the weight shown by the machine, है ना, इस वाले पार्ट से डील करते हैं। तो देखिए इस पार्ट में अपने से क्या बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। अब बॉक्स रुका हुआ है तो इंसान भी रुका रहेगा, क्लियर है ये बात। तो अगर सब कुछ रुका हुआ है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंसान ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ है, और रस्सी का एक सिरा यहाँ से जाता है जाता है जाता है, और ये कहाँ पर अटैच्ड है, ये इस लिफ्ट से अटैच्ड है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन जो है हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर टी कह रहा हूँ तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इतने से पोर्शन का, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसे मैंने सिस्टम की बाउंड्री कह दी, तो सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई,
सिस्टम के अंदर देखिए इंसान आ गया, है ना, जिसका मास कितना है, इंसान का मास 60 केजी है। साथ ही साथ और क्या दिया है, स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। वेइंग मशीन तो मासलेस है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बॉक्स का मास 30 केजी है। तो ये जो बॉक्स है उसका मास 30 केजी है। तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल मास कितना हो गया, 60 प्लस 30 विच इज 90 केजी। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को कितने से अर्थ खींचेगा, 90 जी से खींचेगा। क्लियर है ये बात। और इस सिस्टम पर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये टेंशन टी और एक तो ये टेंशन टी। आप देख पा रहे हैं ना, बाउंड्री को खींच रहा है ये टी और टी से। तो 2t को किसके बराबर होना पड़ेगा, 90g, मतलब मैं सिंपली 900 लिख देता हूँ। तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया, 450 न्यूटन। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने टेंशन तो 450 न्यूटन है ये निकाल लिया, लेकिन अब आप देखिए अपने को निकालना क्या था सवाल में, अपने को निकालना था व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। अब एक्चुअली ये जो वेट शोन बाय द मशीन होता है, मैंने आपसे पहले भी इस बात का जिक्र करा है कि वेइंग मशीन क्या शो करता है, वो शो करता है एक नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली, कि कितने फोर्स से उसे प्रेस किया जा रहा है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इंसान जो है वेइंग मशीन को कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंसान को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये चलिए मैंने एक इंसान बना, यही वाला इंसान यहाँ पर बना दिया। अब इंसान के ऊपर एक तो फोर्स ऊपर टी लग रहा है ना, इंसान के हाथ में ये रस्सी पकड़ रखी है, तो रस्सी इसे ऊपर खींचेगी, क्योंकि इंसान रस्सी को नीचे खींच रहा है तो बदले में रस्सी इंसान को ऊपर खींचेगी टेंशन टी से। साथ ही साथ इंसान का मास कितना दिया हुआ है, 60 केजी। तो इंसान पर वेट कितना एक्ट करेगा, 60 इंटू जी, मतलब 600 न्यूटन। क्लियर है ये बात। उसके अलावा देखिए और हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि वेइंग मशीन इस पर ऊपर लगा रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना। तो जब हम इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम इंसान पर लगने वाले फोर्सेस को शो करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लोग लिख सकते हैं टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 600 माइनस टेंशन, और टेंशन की वैल्यू है 450 न्यूटन। तो यहाँ से है ना अपने पास जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया अपने पास, वो आ गया 600 माइनस 450 विच इज इक्वल टू 150 न्यूटन। इसका मतलब वेइंग मशीन जो है कितना वेट दिखा रही है, इसका वेट दिखा रही है 150 न्यूटन या फिर 15 केजी वेट, है ना। ये भी कह सकते हैं कि जो वेइंग मशीन है वो 15 केजी दिखा रही है इसका मास, और वेट कितना है 15 केजी वेट या फिर 150 न्यूटन। तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सवाल में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो हम लोगों ने देखा कि जब इंसान इस रस्सी को कितने फोर्स से खींच रहा था, जब इंसान इस रस्सी को खींच रहा था 450 न्यूटन से, तो क्या हो रहा था, तो उस केस में ये जो वेइंग मशीन है वो करेक्ट वेट नहीं दिखा रही थी। वो तो बता रही थी कि इंसान बड़ा हल्का है, लेकिन इंसान तो एक्चुअली 60 केजी का है। तो वेइंग मशीन को कितना नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से कितनी रीडिंग दिखानी चाहिए, 60 केजी दिखानी चाहिए या फिर 600 न्यूटन दिखाना चाहिए। तो अब मुझे ये इस बात की फीलिंग आ रही है कि अगर टेंशन 450 न्यूटन लगाते थे तो सब कुछ रेस्ट पे रहता था, अब टेंशन को चेंज करना होगा तभी तो नॉर्मल रिएक्शन में चेंज आएगा। तो इसलिए अब ये जो सिस्टम है इंसान प्लस ये जो बॉक्स है वो रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए अब पूरे के पूरे सिस्टम का क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, इस इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि इंसान को देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करा है। अब इंसान पर एक तो रस्सी ऊपर फोर्स लगा रही है ना, और उस फोर्स को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं टेंशन टी से, ठीक है। उसके अलावा इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, धरती से खींच रही है नीचे, कितने से, 60 जी से खींच रही है। और एक और फोर्स लग रहा है, ये जो वेइंग मशीन लगा रहा है इस पर ऊपर की तरफ, है ना। तो उस ऊपर वाले फोर्स को मैं और ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये है एन। क्लियर है ये बात। अब एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि ये सिस्टम रुका हुआ तो नहीं रह सकता है ना, क्योंकि रुका रहने के लिए क्या कंडीशन थी कि टेंशन 450 होना था, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन भी सही नहीं आ रहा था, मतलब कि जो इंसान का वेट शो करना चाहिए था वो तो नहीं शो कर रहा था। तो अब मान लेते हैं कि इसका कुछ एक्सेलरेशन आ गया, है ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो लेट अस से रैंडमली मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन को
मान लिया। अगर मेरा थॉट गलत होगा तो ये ऑटोमेटिकली ए जो है वो ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ से, 60g है ना, एक तो 60g आ जाएगा नीचे की तरफ, माइनस टी माइनस एन इज इक्वल टू मास इसका 60 है तो 60 इंटू ए। अब आप देखिए कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 60g के बराबर। यही तो चाहिए था इस सवाल में कि रीडिंग बिल्कुल सही शो हो। तो इसका मतलब 60g से नॉर्मल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन देखिए कितना आ गया, वो आ गया -60 इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टेंशन तो मैंने मैग्नीट्यूड माना था और एक्सेलरेशन जो है वो मैंने नीचे की तरफ माना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चुनी है वो सही नहीं चुनी थी। इसका मतलब इसे एक्सेलरेट कैसे करना चाहिए, इसे एक्सेलरेट करना चाहिए ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने जो मानी थी उसकी ऑपोजिट आनी चाहिए। क्लियर है ये बात। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरे सिस्टम को इकट्ठे ट्रीट करते हैं ना, इंसान प्लस बॉक्स को। अब इंसान प्लस बॉक्स को अगर मैं इकट्ठे ट्रीट करूंगा तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक तो 90g हो जाएगा जो धरती लगाएगी इस पर, उसके अलावा एक टेंशन ये हो गया, एक टेंशन ये हो गया। तो बेसिकली अपने को ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है ना। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, 2t माइनस 90g इज इक्वल टू 90 इंटू ए होना चाहिए। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि टेंशन जो है ना, टेंशन की वैल्यू मैंने क्या शुरुआत में सोची थी -60 है, लेकिन अब मैंने डायरेक्शन पलट दी तो मैं इसे प्लस कर देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी तो रिवर्स कर दी ना। तो यहाँ से अब मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से मैं लिख दूंगा 2t माइनस 900 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई ए के बदले में क्या लिख सकता हूँ, t अपॉन 60। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 3 2 6 और 3 3 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ से 900 एक तरफ आ गया और वो किसके बराबर हो जाएगा, 2t माइनस 3t बाई 2, मतलब कि ये हो गया t बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से देखिए अपने पास टेंशन कितना आ गया, वो आ गया 1800 न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब कि अगर इंसान इस रोप को कितने फोर्स से खींच रहा होगा, अगर वो 1800 न्यूटन से खींचेगा तब जाकर के वेइंग मशीन जो है वो करेक्ट रीडिंग इसका शो करेगी, जो उसके वेट को एग्जैक्टली बता पाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं और इस सवाल के थ्रू मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं जिसको मैं कहने वाला हूं पॉइंट मेथड। जो चलिए पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक Q इज V0 इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक P। तो देखिए अब तक जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनसे तो बड़े आराम से हो जाएगा, पर मैं एक और तरीका आपको सिखाने वाला हूं जिसको मैं क्या कहूंगा, पॉइंट मेथड। बेसिकली मैं इस पूरे के पूरे धागे को, रस्सी को मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दूंगा। जैसे लेटर से ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। अब आप देखिए कि ओवरऑल है ना, ओवरऑल जो रस्सी है यहाँ से लेकर के घूम करके यहाँ पर आई है, उसकी लेंथ में कोई चेंज तो आना नहीं है, कांस्टेंट है ना, लेंथ कांस्टेंट है उसकी। तो आप सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं कुछ, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ 1 और इसको बोल देता हूँ 2। 1 और 2 पॉइंट के बीच में जो धागा है उसे देखिए। अब अगर मैं ये मान रहा हूँ कि P की वेलोसिटी लेटर से कुछ V है, तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पुली है ये भी आगे जा रहा है V स्पीड से। तो बेसिकली ये जो पॉइंट 1 है ना, ये क्या करना चाह रहा है, ये इस लेंथ ऑफ द रस्सी जो 1 से 2 के बीच में उसको छोटा करना चाह रहा है। तो मैं वो रेट लिख देता हूँ, वो रेट है -v, है ना। -v क्यों, क्योंकि वो छोटा करना चाह रहा है। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड है, Q ब्लॉक से, जो कि राइट में जाना चाह रहा है, जो कि एक तरीके से ये 1 और 2 के बीच की रस्सी को बड़ा करना चाह रहा है। तो किस रेट से बड़ा करना चाह रहा है, V0 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा +V0। अब आते हैं यहाँ पर, इसको 3 और इसको मैं 4 कह दे रहा हूँ। तो अगेन आपको दिख रहा है कि सेम कहानी है ना। ये जो ब्लॉक Q है उससे ये पुली अटैच्ड है, तो जिस रेट से Q भाग रहा है उसी रेट से ये पुली भी भाग रही है। तो बेसिकली 4 पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, वो इस 3 और 4 के बीच की जो रस्सी उसे बढ़ाना चाह रहा है, किस रेट से, V0 से। तो +V0 लिख दिया। लेकिन 3 आगे जाकर के इसको क्या करना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है, तो मैंने यहाँ पर -V लिख दिया। अब आते हैं आखिरी में, इसका नाम मैं 5 दे देता हूँ और इसका नाम मैं 6 दे देता हूँ। तो 5 पॉइंट अगेन क्या कर रहा है, V0 स्पीड से बढ़ाना चाह रहा है ना।
5 और 6 के बीच की दूरी को ये बढ़ाना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस वी नॉट। और ये जो 6 है ना, ये 6 जो पॉइंट है ये तो रुका हुआ है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन 0 का आ रहा है। लेकिन दिस इज व्हाट, ये अलग अलग सेगमेंट्स का रेट ऑफ चेंज है जो कि कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अपने पास डायरेक्टली क्या आ गया, 3v नॉट इज इक्वल टू 2v, है ना। तो यहाँ से अपने पास v कितना आ गया, v आ गया 3v नॉट अपॉन 2। तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30/2 विच इज 15 मीटर्स पर सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का हम लोग जो है आखिरी सवाल देख रहे हैं ना, और आखिरी सवाल में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और हमसे क्या पूछा गया सवाल में, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी इन द 3 सिचुएशंस शोन। तो चलिए एक एक करके तीनों पार्ट को टैकल करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने चूंकि सारे मेथड पढ़ लिए हैं, तो अब हमें चूज करना होगा कि कौन सा मेथड यूज करें तो सबसे इजी पड़ेगा। जैसे लेफ्ट, ये जो ए ऑप्शन है ना, मतलब ए पार्ट है, इसको अगर मैं सोचूं तो सबसे इजी लग रहा है मुझे वो पावर वाला मेथड है ना, जिसमें समेशन ऑफ एफ डॉट वी को हम लोग 0 कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ एफ डॉट वी को 0 कर रहा हूँ, है ना, तो उसी तरीके से मैं और क्या कर सकता हूँ, अगर इसे मैं देखूं तो ये समेशन ऑफ एफ डॉट ए भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिंपली इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो dv बाई dt ए बन जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ डॉट ए बेसिकली क्या आ गया, वो भी 0 ही आ गया। तो पहले डायग्राम को आप देखिए जरा, यहाँ पर एक ही रस्सी है जो यहाँ से घूम करके वापस यहाँ गई है। तो अगर मैं इस रस्सी में टेंशन को T कह रहा हूँ, है ना, तो यहाँ T है, यहाँ भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा। तो बेसिकली यहाँ पर का टेंशन कितना हो गया, ये टेंशन हो गया 2T, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए कि 5 kg वाला ब्लॉक लेटर से कि नीचे जा रहा है ना, किसी एक्सेलरेशन a5 से, और ये जो 4 kg का ब्लॉक है मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a4 से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि समेशन ऑफ t डॉट ए बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 5 kg पर टेंशन ऊपर लग रहा है कितना, 2t, और इसके पास एक्सेलरेशन a5 नीचे है, तो 2t डॉट a5 क्या हो जाएगा, -2t इंटू a5, क्योंकि दोनों फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, 4 kg पर देखिए टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन मैंने ऊपर माना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर t इंटू a4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ तो t गायब हो जाएगा, तो अपने पास a4 बराबर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ a5, मतलब अपने को एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg और एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg में एक रिलेशन आ गया। तो देखिए चूंकि मेरे पास a4 बराबर क्या आया था, ट्वाइस ऑफ a5, तो मैंने 5 kg वाले के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को a कह दिया, तो 4 kg वाले के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल, अब तो कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो गया, अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि 5 kg वाले पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 5g या फिर 50 बोल देते हैं, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 2t, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। साथ ही साथ 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम सोचते हैं कैसा होगा, ऊपर लग रहा है टेंशन t, नीचे लग रहा है 4g मतलब 40, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 4 इंटू 2 इंटू ए, है ना, 4 इंटू 2 इंटू ए कर दिया मैंने यहाँ पर। अब हम क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं ना, पूरी दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2t माइनस 8t इज इक्वल टू 2 4 8 2 16 है ना, और ऊपर अपने पास क्या इक्वेशन थी, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5a। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को ना हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे ये 2t कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा -30 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस ऑफ क्या बोल देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस साइन का क्या मतलब हो गया, कि मैंने जिसके एक्सेलरेशन को ऊपर कहा था वो नीचे होगा और जिसके नीचे कहा था वो ऊपर होगा। तो बेसिकली हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी इसकी अपवर्ड। और 4 kg वाले का क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड वाइज वो आ जाएगा उसका डबल, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी एक्चुअली
डाउनवर्ड। क्लियर है ये बात? चलिए अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सेकंड डायग्राम में, है ना, ये जो बी से डिनोट किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं? मुझे तो बच्चों विजुअलाइजेशन लगाने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अगर ये पुली जो है ना, ये जो पुली मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये अगर थोड़ा नीचे जाती है, लेट अस से कि एक्स नीचे जाती है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो जगहों से एक्स लेंथ की रस्सी की रिक्वायरमेंट है। अब इधर से तो मिल नहीं सकता है क्योंकि यहाँ दीवार है, तो ये जो 2x की रिक्वायरमेंट आई, ये पूरा का पूरा ये 2 kg वाला फुलफिल करेगा। इसका मतलब 5 kg का एक्सेलरेशन अगर a है तो 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? उसका डबल, विच इज 2a। चलिए, तो कंस्ट्रेंट वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसे सोचिए कि यहाँ पर अगर मैं टेंशन T मान रहा हूँ तो यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, तो यहाँ पर टेंशन 2T हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं 5 kg वाले को देखूं तो इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? 5g, है ना। 5g को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 50, है ना। और ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर लग रहा है 2t, तो मैं माइनस कर देता हूँ 2t। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि a है। अब आप 2 kg वाले को देखिए, 2 kg पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है t, है ना। और अकेले t कितने के बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 2 है और एक्सेलरेशन 2a है, तो बेसिकली t कितना आ गया? वो आ गया 4a, है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस 2 टाइम्स ये टेंशन कितना हो गया? 4a, तो यहाँ पर 4a लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 5a। तो 50 बराबर कितना आ गया? 4 2 से 8, और इधर आ गया 8 + 5 13a, है ना। तो अपने पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? वो आ गया 15/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 50/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये 5 kg का आया है, और 2 kg का कितना हो जाएगा? इसका डबल। अब बच्चों आ जाते हैं सी पार्ट वाले सवाल में, है ना। इसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि विजुअलाइजेशन से काम बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर ये पुली मान लीजिए x नीचे आती है, तो यहाँ से x चाहिए, यहाँ से भी x चाहिए। अब इधर से तो इसको मिल नहीं सकता है क्योंकि यहाँ जाम है, यहाँ तो ये और एक्सटेंड हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब कि 2 kg को ऊपर आना पड़ेगा, कितना? 2x आना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर x और यहाँ पर x मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसका साफ मतलब हो गया कि अगर 1 kg के एक्सेलरेशन को मैं a कह रहा हूँ, तो 2 kg के एक्सेलरेशन को मुझे कितना कहना चाहिए? 2a कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक टेंशन बना लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर टेंशन अगर मैंने t माना, तो यहाँ पर भी t होगा, यहाँ पर भी t होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ t। अब चलिए 1 kg और 2 kg का क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1 kg को देखिए, इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना है, फोर्स इस पर कितना लगेगा? नीचे की तरफ कितना लगेगा? वेट, जो कि हो जाएगा 1g, मतलब कि 10, और ऊपर कितना लगेगा? ऊपर लगेगा 2t। दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 1 into a। अब 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इस पर ऊपर कितना लग रहा है टेंशन? हम लोगों ने t माना है, माइनस कितना कर दें? जो फोर्स नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, विच इज 20, और दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 2 into 2a कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से अब मुझे क्या करना है? टेंशन को एलिमिनेट करना है। तो पूरी इक्वेशन को मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना बच जाएगा? 2t माइनस 40 इज इक्वल टू 2 2 4 2 8, मतलब 8a। और ऊपर वाली इक्वेशन कितनी थी? 10 माइनस 2t इज इक्वल टू a। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए? दोनों को ऐड करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? -30 इज इक्वल टू 9a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? ये आ गया -30/9, विच इज इक्वल टू -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ नेगेटिव आने का? अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। जिसे मैंने माना था कि नीचे जाएगा वो एक्चुअली ऊपर जाएगा, और जिसे मैंने माना था कि वो ऊपर जाएगा वो एक्चुअली नीचे जाएगा। तो आंसर हमारे सामने कितना आ गया? a बराबर, आपको ध्यान होगा कि वो आया था मैग्नीट्यूड वाइज 10/3। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा कि 1 kg का ब्लॉक तो ऊपर जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन जो 2 kg का ब्लॉक है वो किधर जाएगा? वो नीचे जाएगा, डबल दी एक्सेलरेशन से। ऑलराइट बच्चों,
तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रेंट मोशन का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से हर सवाल को आप रिवाइज करिएगा, और मेरा सजेशन ये कि ये जो आखिरी सवाल है इसको आप अपने बाकी मेथड से भी ट्राई करिए, जैसे टेंशन वाला मेथड था, उसके अलावा हम लोगों ने एक्सेलरेशन वाला भी एक मेथड यूज़ किया था, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2 बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पुली, उन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोशिश करिए कि बाकी मेथड से भी सवाल हो जाए। क्लियर है ये बात? तो अच्छे से ट्राई करिएगा, होम असाइनमेंट फिर आपसे होपफुली अच्छे से हो जाएगा। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।